हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है म्यूटेशंस। ठीक है, तो म्यूटेशंस के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम क्वांटिटी ऑफ डीएनए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद म्यूटेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि म्यूटेशन है क्या। उसके बाद है पासिंग आउट, और उसके बाद है क्लासिफिकेशंस ऑफ म्यूटेशंस। उसके बाद है काजेज़ के बाद है डिजीज़। तो बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो उनके मैसेजेस आ रहे थे कि सर हम जो है नोट्स या हम की बुक जो है उसको फॉलो करने के बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने उनको यही बताया था कि आपकी जो पीटीबी है, पंजाब टेक्स्ट बुक है, इसी तरह सिंध टेक्स्ट बुक है, या बलूचिस्तान की या केपी की, वो अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करें और उनके ऊपर हेडिंग्स बनाएं, उन्हीं के ऊपर एमसीक्यूज़ बनाएं। कल को कोई भी पेपर, कोई भी कंपटीशन पेपर्स है, उन्हीं बुक से आप प्रेपरेशंस करें, सबसे बेस्ट वे है। ये वो तरीका है जो मैं इसको फॉलो करता हूँ और मैं इसी तरह जो अप्लाई किया। तो सबसे पहले हम म्यूटेशंस को देखते हैं। म्यूटेशंस है क्या? तो स्टूडेंट्स, म्यूटेशन जो है, अगर आप इसकी एटमोलॉजी देखें ना, तो इसका मतलब होता है टू चेंज। ऐसी चीज़ जिसमें चेंज आ जाए उसको म्यूटेंट कहते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटेशंस। तो म्यूटेशंस जो है, इतना कॉन्सेप्ट हो गया। अब आज हमने देखना है कि हमने म्यूटेशन पढ़नी किसके अंदर है। ठीक है जी। अब म्यूटेशन तो वो डिफरेंट चीज़ों के अंदर चेंज तो आ सकती है। ठीक है, तो आज हमने देखना है म्यूटेशन हमने किसकी पढ़नी है। हमने पढ़नी है डीएनए की। स्टूडेंट, हमारी बॉडी के एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए। एक क्रोमोसोम पे मैंने आपको बताया था कि डीएनए की जो लेंथ है तकरीबन 5 cm के अराउंड अबाउट होती है। हमारी एक मेच्योर जो मेल या फीमेल है उसकी बॉडी के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनके डीएनए को निकाल के लाइन अप किया जाए तो उसकी जो लेंथ है वो बनती है 100 बिलियन किलोमीटर। यहां पे मैंने लिखा भी होगा 100 बिलियन किलोमीटर, इतना लंबा डीएनए है। ठीक है, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं पाकिस्तान में, यहां से कराची को 2500-3000 km होगा। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट रीजन्स, हालांकि मैं एक बाउंड्री रीजन पे हूं, बॉर्डर रीजन पे हूं, तो वो जो 100 बिलियन किलोमीटर, इतना लंबा डिस्टेंस है कि अर्थ से जो एक सियारा जुपिटर है, कहते हैं कि इस धागे को एक दफ़ा वहां तक लेके जाएं, फिर वापस, फिर वहां तक, तो 60 टाइम रिपीट होता है। एक इंसान के अंदर जो डीएनए है 60 टाइम रिपीट होता है। तो इतने लंबे धागे में एक छोटी सी जगह पे थोड़ी सी चेंज आने से इंसान की डेथ हो जाती है। इसको बोलते हैं म्यूटेशन, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आने से। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ डीएनए है एक इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा है, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स, और उसके अंदर वो अर्थ से जुपिटर तक 60 टाइम रिपीट होता है। इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया है फर्स्ट लाइन में, इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है कसीर तादाद में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, तो उसके बाद म्यूटेशन इंट्रोडक्शंस में मैंने बता दिया कि आपके डीएनए के अंदर म्यूटेशन आती है। अब ये म्यूटेशन कैसे आती है? जब आपकी बॉडी के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है उस वक्त ही आपकी बॉडी में म्यूटेशन आती है। तो बहुत से स्टूडेंट्स अब पूछेंगे जी डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? तो आपने इसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था डीएनए रेप्लिकेशंस। तो वहाँ पे आप उस वीडियो को देख लें, आपको क्लियर कट अंदाज़ा हो जाएगा कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान अगर किसी जगह पे डीएनए के अंदर चेंज आ जाए तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। उससे इंसान की डेथ भी हो जाती है। और वो कुछ कॉमन डिजीज़ लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा, वो डिजीज़ के बारे में बताऊंगा जो म्यूटेशन की वजह से होती हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद है जी पासिंग आउट। आपकी बॉडी में दो तरह के सेल्स हैं। कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल जो है, सोमैटिक वर्ड सोमा से निकला है और सोमा का मतलब होता है बॉडी। सोमा का मतलब है बॉडी।
आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, मेरी बॉडी के ये जितने भी सेल्स हैं, ये सारे के सारे सोमैटिक है। लेकिन जर्म सेल को हम सेक्स सेल भी कहते हैं। ऐसे सेल जो आपकी नेक्स्ट प्रोजेनी बनाने में पार्टिसिपेट करें इन केस ऑफ फीमेल, जिसको हम एग, इन केस ऑफ मेल जिसको हम स्पर्म कहते हैं। ये दोनों सेल्स को हम जर्म सेल्स कहते हैं और इसको हम सेक्स सेल भी कहते हैं। इसके अलावा जो है गैमेट सेल्स भी हम इसको कहते हैं। तो ये डिफरेंट सेल से आप इसको कॉल करते हैं। तो हमने ये देखना है, ये देखें स्टूडेंट्स, ये मेरी बॉडी का एक सेल है, ये सोमैटिक सेल्स है, ये वाला। अगर इसके अंदर खुदा ना करे, अगर इसके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाती है, कोई चेंज आ जाती है, तो ये अगली नस्ल में पास नहीं करता। मतलब कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, बच्चों में ये म्यूटेशन पास नहीं होती। लेकिन अगर म्यूटेशन आ जाए जर्म सेल में, अगर म्यूटेशन आ जाए स्पर्म के अंदर, अगर आ जाए एग के अंदर, तो उससे बनने वाले जाइगोट में भी वो चेंज फॉरवर्ड हो गई, तो उससे फिर आगे जो आपकी नस्ल होगी उसके अंदर वो म्यूटेशन पास आउट हो जाएगी। तो एमसीक्यू ये जहन में रखना है कि सोमैटिक सेल्स के अंदर पास नहीं होती और जर्म सेल के अंदर पास हो जाती है। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट जस्ट मैंने 3 तो हेडिंग्स बताई हैं अभी। सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ डीएनए, म्यूटेशंस और पासिंग आउट। पासिंग आउट के बाद ना अब अगला जो पॉइंट है ये है क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन की क्लासिफिकेशन। बेसिकली म्यूटेशन को हम 2 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। एक है क्रोमोसोमल एब्रेशंस और दूसरा है जीन म्यूटेशन। ये बेसिक है। हमने अक्सर देखा कि जब हम वीडियो को अपलोड करते हैं नीचे कमेंट आता है कि सर ये इसकी फलां टाइप भी है म्यूटेशन की। तो स्टूडेंट बात इस तरह है, म्यूटेशन पे लोगों ने बुक्स लिखी हैं, ठीक है, बहुत डाटा इसके ऊपर। हमने जस्ट जर्नल की बात करनी होती है और आपके सिलेबस और आपके लेवल पे रह के बात करनी होती है। अगर आप, मैं आगे कुछ चीज़ें बताऊंगा वो बीएससी में बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन की गई हैं, वो मैं एब्रेशंस में बताऊंगा। तकरीबन 27 टाइप्स एक्सप्लेन की हैं बीएससी के अंदर, तो वो सारा यहाँ पे डिस्कस करना हमारे लिए फजूल है। तो इसलिए जो आपका लेवल है, आपके लेवल में ये 2 टाइप्स है, तो हम भी यहाँ पे 2 को ही एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो पहला है क्रोमोसोमल एब्रेशन। अगर आप इसकी क्लासिफिकेशंस को देखें, पहला है क्रोमोसोमल एब्रेशंस और दूसरा है जीन म्यूटेशंस, ठीक है। क्रोमोसोमल एब्रेशंस क्या है, आपको मैं ज़रा थोड़ा सा इसका आइडिया दूं कि मेरे पास ये एक एग सेल है और ये है एक स्पर्म, ठीक है। एग के अंदर भी 23 क्रोमोसोम माँ की तरफ से आते हैं, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम बाप की तरफ से आते हैं। दोनों जब फ्यूज होते हैं तो उनसे बनता है जाइगोट, और जाइगोट में 46 क्रोमोसोम है। उससे पैदा होने वाला बच्चा नॉर्मल होगा। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से माँ की बॉडी से 23 की बजाय 24 आ जाएं, तो यहाँ पे 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब बेसिकली होता ही स्टे है, क्योंकि माँ की बॉडी में जब मियासिस होती है तो एक क्रोमोसोम ज़्यादा आ जाता है और आगे जो है वो फॉरवर्ड। इसी तरह 45 एक कम भी हो सकता है कि माँ की बॉडी से अगर 22 आए, यहाँ से 23, तो पैदा होने वाला बच्चा जो है उसमें 45 क्रोमोसोम इनिशियल्स होंगे, ठीक है। इसी तरह जो है 47 का केस है, 48, 49 का केस है। तो इन तमाम केसेस में से जो हमारे पास बेबी पैदा होते हैं उनको हम बोलते हैं सैंड्रोम। सैंड्रोम को मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज़। जब बहुत ज़्यादा बीमारियां इकट्ठी हो जाती हैं तो उससे डिजीज़, जो बीमारियां इकट्ठी होंगी तो उसको हम सैंड्रोम कहेंगे। आपकी बुक में यहाँ पे क्लाइनफिल्टर सैंड्रोम है, डाउन सैंड्रोम है, ये 2 सैंड्रोम का जिक्र यहाँ पे है। तो सैंड्रोम को मैं फर्दर एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं पेज 146, इसके बाद पेज 148 पे हमारा बाकायदा तौर पे क्रोमोसोमल एब्रेशंस जो है एक टॉपिक है, उसके अंदर इसकी हम फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। वहाँ पे क्लाइनफिल्टर सैंड्रोम है, डाउन है, टर्नर है, पैचो है, एडवर्ड है। उन तमाम सैंड्रोम को इंशाल्लाह मैं वहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कि इनके रीजंस क्या हैं। अभी जस्ट आपको ये पता हो कि क्रोमोसोमल एब्रेशंस में क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स in germ cells, and these germs after fertilizations or after copulating sperms, they produce the unequal distributions of chromosomes and produce the zygote that don't have a normal chromosomes.
ओके, तो इस तरह हमारे पास जो है ये केसेस आ जाते हैं। तो क्रोमोसोमल एब्रेशंस का मैंने बता दिया। नेक्स्ट है जीन म्यूटेशंस। जीन म्यूटेशंस को यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लेन किया है क्योंकि क्रोमोसोमल एब्रेशंस का आपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर में, तो इसलिए उसको यहाँ पे इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया। जीन के बारे में काफ़ी डिटेल है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपकी बुक में ना जीन म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन लिखा हुआ है, लेकिन पॉइंट एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। जीन म्यूटेशंस की आगे दो टाइप होती हैं, एक को बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, और पॉइंट म्यूटेशन के बाद जो दूसरी है उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है जी। इसको आपने ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर लेना है आप एमसीक्यूज़ के हवाले से। जब भी आप जीन म्यूटेशंस को और इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को देखते हैं तो मैं आपको इस डायग्राम की तरफ लेके चलता हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपका ये सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। देखें जी, इससे पहले मैंने आपको क्रोमोसोम जितना भी समझाया था, मैंने ये बताया था कि ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में ये ए जीन, बी, सी, डी, ई, ठीक है जी। ये डिफरेंट जीन है। जीन के बारे में मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। यहाँ पे मैंने ना ये एक क्रोमोसोम बना लिया है, ये क्रोमोसोम है मेरे पास, ठीक है। इस क्रोमोसोम के ऊपर अब आप पूछेंगे कि सर पहले तो आपने हर दफ़ा क्रोमोसोम ऐसे बनाया है, यहाँ पे आप क्रोमोसोम इस तरह बना रहे हैं। जस्ट स्टूडेंट अपनी आसानी के लिए और आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए, इसलिए मैंने क्रोमोसोम ऐसे बनाया हुआ है। तो इस क्रोमोसोम पे मुझे बताएं कि मैंने कितने जीन बनाए हैं। ए, बी, सी, 3 जीन हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम जीन बी की बात करेंगे, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम है ना, ये है नॉर्मल। अगर आप अपनी बुक पे देखें तो वहां पे लिखा भी होगा नॉर्मल क्रोमोसोम। इसमें से जो जीन बी है वो नॉर्मल मैसेंजर आरएनए बनाएगा और उससे फिर नॉर्मल प्रोटीन बनेगी। समझ आ गई है? क्योंकि नॉर्मल जीन है, नॉर्मल मैसेंजर आरएनए बनाएगा, नॉर्मल ही प्रोटीन बनेगी। अगली डायग्राम में क्या है कि ये जो जीन बी है, इसके अंदर मैंने ब्लैक कलर का एक स्ट्रक्चर सा ऐसे बनाया और डॉट सा। इसको हम, इसमें ना जीन जो है, अगर इस बी को मैं यहां पे दिखाऊं आपको जरा थोड़ा सा आइडिया, तो ये बी जीन है। इसके अंदर 1 2 3 4 ये डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड हैं, मीन के नाइट्रोजनस बेसिस है। अगर इसके अंदर कोई बाहर से न्यूक्लियोटाइड आ जाए, बाहर से न्यूक्लियोटाइड आकर इसके अंदर ऐड हो जाए, वो है जी न्यूक्लियोटाइड, उसको हम नेम देते हैं जी 20। ये 20 न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर ऐड हो गई। इसका मतलब है जीन का सीक्वेंस तो खराब हो गया। जब बाहर से न्यूक्लियोटाइड आई तो जीन का तो सीक्वेंस खराब हो गया। इसको हम बेस सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसकी वजह से अब मुझे ये बताएं कि बी जीन जो मैसेंजर आरएनए बनाएगा, क्या उससे नॉर्मल प्रोटीन बनेगी? नो, उससे तो हमारे पास एब नॉर्मल प्रोटीन बनेगी, क्योंकि जीन के अंदर तो चेंज आ गई है, ठीक है। अगला जो है इंसर्शन। मेरे पास ये बी जीन था, बी जीन के अंदर किसी बाहर से न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की इंसर्शन हुई है, उसके अंदर एंटर हो गया। जब एंटर हो गया है, वही बात यही कि इसके अंदर बाहर से पूरे का पूरा एक पार्ट ऐड हो गया है। जब इसके अंदर पूरे का पूरा एक पार्ट ऐड हो गया, तो अब मुझे ये बताएं कि इस जीन से बनने वाला सीक्वेंस ओरिजिनल जीन जैसा होगा? नो, क्योंकि उसके अंदर तो बाहर से इंसर्शन हुई, तो उससे भी हमारे पास जो है वो नॉर्मल मैसेंजर आरएनए भी नहीं बनेगा और नॉर्मल प्रोटीन भी नहीं बनेगी। उसके बाद डिलीशन। अगर ये जीन है, जीन के अंदर से कोई ऐसी चीज कट हो जाती है, कट होने के बाद नॉर्मल मैसेंजर आरएनए भी नहीं बनेगा और उससे नॉर्मल प्रोटीन भी नहीं बनेगी, ठीक है। समझ आ गया? ये हमारे पास जीन के अंदर कुछ चेंजेस थी। आगे है जी ट्रांसपोजिशन। स्टूडेंट, नॉर्मल क्रोमोसोम में पहले ए जीन है, फिर बी है, फिर सी है, लेकिन ट्रांसपोजिशन में क्या है कि ये जो सी जीन है ना, ये बिल्कुल यहां से अपनी लोकेशन से बी की जगह पे आ गया है और बी जो है वो सी की जगह पे चला गया। ये इसको कहते हैं 180 डिग्री म्यूटेशंस। एक ही क्रोमोसोम है, ये देखें, एक ही क्रोमोसोम है। ए जो है वो अपनी जगह छोड़ के डी की जगह पे चला जाता है और डी जो है वो अपनी जगह छोड़ के ए की जगह पे चला जाता है। तो हमारे पास 180 डिग्री म्यूटेशंस हुई है, जिसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। इसमें यह है कि हो सकता है बी यहां पे जाके नॉर्मल मैसेंजर आरएनए बना ले, या वहां पे नॉर्मल मैसेंजर आरएनए ना बने, क्योंकि जब क्रोमोसोम पे एक सीक्वेंस के साथ जीन आ रहे हैं तो वो काम
जो सीक्वेंस के साथ होना था अब वो तो नहीं रहा, अब तो ए के बाद बी तो अपनी पोजीशन ही चेंज कर चुका है। यहां पे मैं आपको एक लेक्चर रेफर करता हूं इस पॉइंट को क्लियर कट समझने के लिए ना, आपको इसी चैप्टर में मेरा लेक्चर 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड्स देखना जरूर। 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हालांकि पूरे का पूरा जीन यहां पे गया है, इधर से पूरा जीन इधर आया है, मसला भी कोई नहीं है, लेकिन हमेशा क्रोमोसोम में जब जीन का सीक्वेंस खराब हो जाए उससे भी प्रोडक्ट नहीं बनती। जीन जो आगे पीछे चले जाएं तो प्रोडक्ट नॉर्मल नहीं बनेगी। इसका मतलब है मैसेंजर आरएनए तो इसमें नॉर्मल बन जाएगा लेकिन प्रोडक्ट नॉर्मल नहीं बनती। उसके बाद है क्रोमोसोमल, हमारे पास रीअरेंजमेंट। क्रोमोसोम की रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि ये एक क्रोमोसोम है और ये है इसका दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, और ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। अब आपको पता है कि एक क्रोमोसोम का जीन दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के जीन के ऊपर ट्रांसफर होता है, इसको हम बोलते हैं, अगर आप सेल साइकिल वाला चैप्टर जो है मियोसिस पढ़ें तो आप पढ़ेंगे वहां पे कि यहाँ एक मियोसिस से पहले क्या ज़मेटा फॉर्मेशंस होती है और उसके ज़रिए क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर की तो हमें समझ आ रही है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान जीन शिफ्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इसका जीन इस क्रोमोसोम पे चला जाएगा, इसको कहते हैं क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। इस क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट से भी हमारे पास जो है वो प्रॉपर नॉर्मल जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनती। नॉर्मल प्रोडक्ट क्यों नहीं बनती? फॉर एग्जांपल आई कलर को कंट्रोल करने वाला जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे है। आई कलर को अगर वो क्रोमोसोम नंबर 1 छोड़ के क्रोमोसोम नंबर 15 पे चला गया, इसका मतलब है आई कलर को कंट्रोल करने वाला जीन जो 1 पे था, मैसेज तो 1 को मिलेगा लेकिन वहां तो जीन है ही नहीं, जीन तो 15 पे चला गया। इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिससे हमारे पास नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं बनती। लेकिन यहां पे हमारे पास 2 पॉइंट रह गए स्टूडेंट्स। म्यूटेशंस को मैंने बताया कि म्यूटेशन किस तरह होती है, लेकिन मसला एक है कि ये जो म्यूटेशंस है ये होती क्यों है? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो काज होती है इसकी, जिनकी प्रॉब्लम की वजह से, जिन प्रॉब्लम से म्यूटेशन हो रही है? तो काजेज में मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला फिजिकल, उसके बाद है केमिकल और उसके बाद है बायोलॉजिकल, ठीक है। पहला जो फिजिकल है एक्सरे। अक्सर आपने देखा है कि आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत सी फीमेल क्या करती हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। जब वो करवाती हैं तो अल्ट्रासाउंड में आपको पता रेडिएशंस वगैरह यूज़ होती हैं, या बहुत से ऐसी खातून जो प्रेग्नेंट होती हैं उनकी एक्सरे नहीं किए जाते। अगर वो एक्सरे करवाएं तो उनकी बॉडी से एक्सरेज जब पास होती हैं तो जो उनके अंदर डेवलपमेंट हो रही है बेबी की, उसके अंदर डीएनए टूट जाता है, डीएनए में म्यूटेशन आ जाती है जिसकी वजह से वो बेबी एबनॉर्मल फिर पैदा होता है, अक्सर की डेथ भी हो जाती है। इसका मतलब है ये फिजिकल मेथड होता है एक्सरे वगैरह के जरिए प्रॉब्लम क्रिएट होना। उसके बाद है केमिकल मेथड्स। केमिकल होता है म्यूटाजेंस, जो केमिकल्स हैं जिसमें लेड है, उसके क्रोमियम है, इसके अलावा और बेशुमार हैं। हमारे पास जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जिसमें हैवी मेटल्स यूज होती हैं वहाँ पे मोस्टली लोगों में म्यूटेशंस है केमिकल की वजह से। उसके बाद बायोलॉजिकल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे वायरसेस एंड बैक्टीरिया की वजह से म्यूटेशन हो जाती है डीएनए के अंदर, ये इसके काजेज हैं। स्टूडेंट काजेज आप ये बेशक स्टडी कर लें, दुनिया में जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ पे म्यूटेशन ज़्यादा लोगों में। पाकिस्तान में अगर हम पंजाब की बात करें, पाकिस्तान पंजाब की, तो पाकिस्तान पंजाब में जिस रीजन से हम बिलोंग कर रहे हैं ये रीजन आता है आपके सेंट्रल पंजाब में। अब सेंट्रल पंजाब के साथ साथ गुजरांवाला इसी रीजन में आता है, सियालकोट है, लाहौर है। ये जितने भी एरियाज हैं इनमें इंडस्ट्रियल बेशुमार हैं, इनसे निकलने वाला हैवी मेटल्स, इनसे निकलने वाले केमिकल्स वो डिफरेंट लोगों में जो है वो म्यूटेशन काज कर रहे हैं। आप हेड मराला को देखें, हेड बलोकी को देखें, इसके अलावा कसूर रीजन को देखें, आगे हेड त्रिमो तक चले जाएं, ये सारा एरिया जो है इसी लपेट में आ रहा है। वाटर सैंपल्स इसको चेक कर लें, उसमें हैवी मेटल्स मौजूद हैं। इसी तरह लाहौर के साथ अमृतसर इंडिया में देख लें, कपूरथल है, चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ के साथ जो है बठिंडा जो है,
इन एरियाज में इंडिया में भी मैं स्टडी कर रहा था कि इनके अंदर भी बेशुमार हैवी मेटल्स हैं, बेशुमार वेस्ट जो है उसको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में डाला जा रहा है। अगर इंडियन जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पे एक लेक स्टडी कर रहा था मैं, मलर लेक जो है, उसमें भी इसी तरह डिटीरियोरेशंस हो रही है, उसमें हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस हो रही है। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। और बायोलॉजिकल्स की मैंने बता दी। लास्ट पे डिजीजेस हैं। डिजीजेस में दो डिजीजेस हैं, सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइलकेटोनुरिया। जो मैंने आपको पहले एक लेक्चर रेफर किया था, 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड, और उसके साथ है हाउ डीएनए इनकोड प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। उसमें सिकल सेल एनीमिया को बहुत अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक साइंटिस्ट था वर्नर इंग्रम, 1956 में उसने सिकल सेल एनीमिया पे काम किया। काम करने के बाद उसमें पूरी डिटेल बताई है कि हीमोग्लोबिन जो है वो सिक्कल की तरह की हो जाती है, उसमें 574 अमाइनो एसिड्स हैं, उसकी बीटा चेन में 146 नंबर पे जो एन टर्मिनल है उसमें एक अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड जो है वलाइन के साथ, वो जस्ट एक ऊपर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की प्रॉब्लम की वजह से। तो आप उस लेक्चर को सुनना है, उसको सुनने के बाद इंशाल्लाह आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। असल में हम चलते हैं फिनाइलकेटोनुरिया की तरफ। स्टूडेंट, ये जो फिनाइलकेटोनुरिया है ना, ये एक स्टोरेज डिजीज भी है। अब स्टोरेज डिजीज का नेम सुन के आपको फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 लाइसोसोम में जाना होगा। फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 लाइसोसोम के अंदर आपने दो डिजीजेस पढ़ी थी, एक का नेम था कंजेनिटल डिजीजेस और दूसरे का नेम था ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीजेस। ठीक है, अब इसमें सुन लें ये क्या है। ये जो फिनाइलकेटोनुरिया है ना, ये एक डिजीज है जो होती है फिनाइल एलानाइन अमाइनो एसिड की वजह से, फिनाइल एलानाइन अमाइनो एसिड्स की वजह से। असल में क्या होता है कि वो लोग जिनके अंदर इंजाइम फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज इंजाइम, अगर उन लोगों में वो इंजाइम ना बने तो उससे फिनाइल एलानीन की ब्रेकडाउन नहीं होती। और इन्फेंसी बेबी, इन्फेंसी जो कमसुन बच्चे होते हैं छोटे, उनकी बॉडी में जब ये टाइम पे नहीं बन पाता इंजाइम, तो उनके ब्रेन सेल में फिनाइल एलानीन स्टोर होती रहती है। जब स्टोर होगी तो मेंटल रिटार्डेशन होगी, उनका ब्रेन ग्रोथ नहीं करेगा और अक्सर बाज़ औक़ात उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ऐसे ये जो फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज इंजाइम है, इंजाइम बेसिकली प्रोटीन है। अब ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन का मैसेज डीएनए में आना है। वो जीन, वो डीएनए जो फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाता है, उसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, जस्ट एक छोटे से पॉइंट की वजह से। इसी तरह एक और सिंड्रोम में पढ़ा था, क्राई 2 सिंड्रोम्स। उसमें क्या है कि बेबी जब जो है रोता है ना, उसकी आवाज़ कैट की तरह की होती है। वो भी म्यूटेशन की वजह से है कि बॉडी के अंदर म्यूटेशंस जीन्स में हुई और उसकी ये जो लेरेंक्स में चेंज आएगी, जिसकी वजह से वो आवाज़ उसकी ऐसे है जिस तरह वो कैट बोल रही है, बिल्ली जो है वो बोल रही है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने इसके डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े। आपने इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, इनकी हेडिंग्स बनानी है और उनको आगे एक्सप्लेन करते जाना है। लास्ट पे डायग्राम बनानी है। तो ये चैप्टर 20 जो है स्टूडेंट, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम सेल साइकिल को स्टार्ट करते हैं जिसमें मियोसिस एंड माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट थैंक यू।